दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी जेब में पड़ा हुआ 500 का नोट या बैंक अकाउंट में दिखने वाला डिजिटल नंबर ही वेल्थ है। यही सबसे बड़ा झूठ है जिसमें 99% लोग फंसे हैं। मनी बेसिक्स का मतलब ये जानना नहीं है कि पैसा क्या है। इसका मतलब ये समझना है कि लोग काम क्यों करते हैं, महंगाई यानी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, और क्यों कुछ लोग जिंदगी भर गरीब रह जाते हैं भले ही उनकी सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। हजारों साल पहले लोग बार्टर सिस्टम इस्तेमाल करते थे। मैं तुम्हें चावल दूंगा, तुम मुझे दूध देना। पर इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास होना चाहिए, और तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास, और दोनों को एक ही वक्त पर उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। फिर चावल सड़ सकता है, जानवर बीमार पड़ सकते हैं, वैल्यू मेजर करना इम्पॉसिबल था। एक बकरी के बदले कितनी शर्ट मिलेंगी? आप एक बकरी को छोटे टुकड़ों में काट कर एक छोटी सब्जी तो नहीं खरीद सकते ना। इसलिए इंसानों ने अपना सबसे बड़ा टूल इन्वेंट किया, मनी। पैसा तीन काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज चावल और बकरी की जगह अब हम पैसा देते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट ये वैल्यू मेजर करता है, जैसे फोन 15,000 का होगा एंड कार 10 लाख की। स्टोर ऑफ वैल्यू, आप आज मेहनत करके उसे कल के लिए बचा सकते हैं। पैसा वेल्थ नहीं है, ये बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक सिस्टम है जो इंसानों को अपनी वैल्यू ट्रेड करने में मदद करता है। उस 500 के नोट की खुद से कोई औकात नहीं है। उसकी ताकत उस पेपर में नहीं, उस सोसाइटी के ट्रस्ट में है। एक करेंसी बेसिकली एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है जो लॉज और ट्रस्ट पर चलती है। जब आप दिन में 9 घंटे काम करते हैं तो आप एक्चुअली अपनी मेहनत, अपने पसीने और अपने टाइम को एक पेपर या डिजिटल नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मनी इज स्टोर्ड एफर्ट एंड स्टोर्ड चॉइस। जब आप काम करके कमाते हैं आप अपने लेबर को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। बाद में वो पैसा गुड्स, सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होता है। जिसके पास पैसा है वो दूसरों के लेबर और टाइम को कमांड कर सकता है। यही पैसे की असली ताकत है। इस कॉन्सेप्ट को जेन्युइनली समझने के लिए मैं आपको दो ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो इस आइडिया को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करें। पहला है काजू। काजू एक फाइनेंशियली इलिटरेट इंसान है। वो काफी मेहनत करता है पर पैसों के रूल्स नहीं जानता। दूसरा है मोटा भाई। मोटा भाई एक फाइनेंशियली लिटरेट और स्मार्ट इंसान है। वो पैसों के मैट्रिक्स को समझता है। काजू हमेशा इन चीजों को मिक्स कर देता है। काजू सोचता है बैंक में पड़ा कैश वेल्थ है, पर मोटा भाई जानता है कि फैक्ट्री, जमीन, शेयर्स और बिजनेस वेल्थ है। इनकम वो फ्लो है जो हर महीने आ रहा है। पैसा आपको चॉइसेस दे सकता है, पर असली फ्रीडम डिसिप्लिन और एसेट से आती है। मोटा भाई जैसा फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान पैसों की पूजा नहीं करता, वो उसे एक टूल की तरह देखता है। मनी सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, इट चेंजेस हाउ यू लिव। बिना पैसों के सर्वाइवल मुश्किल होता है, टाइम लिमिटेड होता है, चॉइसेस कम होती हैं और स्ट्रेस ज्यादा होता है। पैसों के साथ तुम टाइम सेव कर सकते हो, बेटर हेल्थ केयर ले सकते हो, ज्यादा सीख सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। सिंपली मनी एक टूल है जो एफर्ट को ऑप्शंस में कन्वर्ट करता है। काजू जैसे लोग सिर्फ इनकम के लिए काम करते हैं, पर मोटा भाई जैसे अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें रेगुलर इनकम देते हैं व्हाइल दे स्लीप। इनकम क्या है? ये वो पैसा है जो रेगुलरली आता है, जैसे सैलरी, रेंट, बिजनेस रेवेन्यू। ये एक फ्लो है, नदी के पानी की तरह। वेल्थ क्या है? ये वो है जो आप ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है और जो और वैल्यू जनरेट कर सकती है, जैसे लैंड, शेयर्स, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी। ये कलेक्शन है। सिंपली वेल्थ का मतलब है जब तुम्हें काम करना जरूरी ना हो, क्योंकि तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए पैसा कमा रहे होते हैं। इनकम वो पानी है जो नल से बह रहा है। वेल्थ वो पानी है जो बाल्टी में जमा हो चुका है। अगर काजू 1 लाख रुपए कमाता है और लाइफस्टाइल दिखाने में 1 लाख रुपए खर्च कर देता है, तो काजू की बाल्टी में एक बड़ा होल है। इसलिए काजू एक्चुअली में गरीब है। इसे हाई इनकम लो रिटेंशन कहते हैं। आपको समझना होगा, इनकम आपको जिंदा रखती है पर वेल्थ आपको आजाद करती है। तो मोटा भाई जैसे लोग एसेट्स कैसे बनाते हैं? आपको जमीन खरीदने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। एसेट्स बनाने की शुरुआत छोटी होती है। इक्विटी या स्टॉक्स, एसआईपी के थ्रू अच्छी कंपनीज के हिस्से खरीदना। अपस्किलिंग, अपनी स्किल्स पर पैसा लगाना एक एसेट है, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ाता है। डिजिटल एसेट्स, कोई ब्लॉग, यूट्यूब चैनल या कोड बनाना जो रात में भी आपके लिए काम करे। एसेट्स का सिंपल रूल, जो चीज आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है, जो निकाले वो लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लिटरेसी इज नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मोर, इट इज अबाउट कन्वर्टिंग इनकम इनटू वेल्थ। अक्सर हमारे घरों में एक कहानी सुनने मिलती है, काश तुम्हारे दादाजी ने उस जमाने में वो जमीन खरीद ली होती, या वो सोना रख लिया होता, या एमआरएफ के शेयर खरीद लिए होते, तो आज हम करोड़पति होते। पहले के लोगों के पास पेशेंस बहुत था, पर वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थे। आज के यंग लोगों के पास सारी फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्फॉर्मेशन फोन पर है, पर काजू जैसे लोगों के पास पेशेंस नहीं है। काजू को अगले हफ्ते रिटर्न चाहिए, उसे क्रिप्टो में रातों रात अमीर बनना है, और यहीं काजू बर्बाद होता है। ये समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स दिमाग में छाप लेने हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कंपाउंडिंग। सोचो तुम्हें आज 100 रुपए मिलते हैं और किसी को 1 साल बाद 100 रुपए मिलते हैं, दोनों सेम नहीं है। आज का पैसा ज्यादा कीमती है क्योंकि तुम उसे अभी खर्च कर सकते हो, इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हो और फ्यूचर के रिस्क से बच सकते हो। अगर तुम 10,000 आज इन्वेस्ट कर दो तो 5 साल में कंपाउंड होकर ज्यादा बन जाएगा। वही 10,000 5 साल बाद मिले तो वो ग्रोथ मिस हो गई।
इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। साथ ही इन्फ्लेशन और रिस्क फ्यूचर पैसे की बाइंग पावर कम कर देते हैं। इसलिए सिंपली आज का पैसा कल के सेम पैसे से ज्यादा कीमती है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसों ने जो रिटर्न कमाया, अब वो रिटर्न भी आपके लिए और रिटर्न कमाएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सिंपल एग्जांपल देखिए। ईयर 1 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 10% रिटर्न मिला, अमाउंट हुआ 110 रुपए। ईयर 2 अब 10% 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, अब 10% 110 रुपए पर मिलेगा, अमाउंट हुआ 121 रुपए। ईयर 3 अब 121 रुपए पर रिटर्न मिलेगा, अमाउंट हुआ 133 रुपए। शुरू में ये ग्रोथ बहुत स्लो लगती है, पर 10 या 20 साल बाद ये एक्सप्लोसिव हो जाती है। अगर मोटा भाई 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे और काजू 35 साल की एज में जाकर हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो 60 की उम्र में मोटा भाई के पास ऑलमोस्ट 3.2 करोड़ रुपए होंगे। और वही काजू 3 टाइम्स ज्यादा यानी 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके भी सिर्फ 2.8 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि मोटा भाई के पास टाइम था। विदाउट टाइम कंपाउंडिंग इज वीक, विद टाइम कंपाउंडिंग मेक्स यू अनस्टॉपेबल। इसलिए पेशेंस को वापस लाओ। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था, एवरीवन वांट्स टू गेट रिच बट नोबडी वांट्स टू डू इट स्लोली। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां मैक्सिमम लोग या तो जिंदगी भर काजू की तरह ब्रोक रह जाते हैं या धीरे धीरे मोटा भाई की तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने लगते हैं। इनकम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, कैश फ्लो करता है। कैश फ्लो का सिंपल मतलब है मनी कमिंग इन माइनस मनी गोइंग आउट। फॉर्मूला कैश फ्लो इक्वल्स इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर ये पॉजिटिव है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अगर काजू की तरह ये नेगेटिव है तो आप और गरीब होते जाओगे। और अगर आप जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर दे रहे हो तो आप गरीब ही रहोगे। काजू जैसे लोग सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं, हाउ कैन आई अर्न मोर, जो कि ठीक है, लेकिन मोटा भाई जैसा फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन फोकस करता है कि हाउ इज माई मनी फ्लोइंग। दोस्तों, अगर काजू की हाई इनकम है लेकिन बैड कैश फ्लो है तो काजू ब्रोक ही रहेगा। लेकिन अगर मोटा भाई की एवरेज इनकम है और गुड कैश फ्लो है तो वो जरूर वेल्थी बनेगा। वेल्थ वहां से शुरू होती है जहां सरप्लस शुरू होता है, और इस सरप्लस को बनाने का एक ही सिस्टम है, बजटिंग। बजटिंग का नाम सुनते ही काजू को लगता है कि अब तो खर्चे कम करने पड़ेंगे, मजा खत्म हो जाएगा। नो, बजट इज नॉट रिस्ट्रिक्शन, बजट इज डायरेक्शन। ये आपके पैसों को बताता है कि उसे कहाँ जाना है, बजाय इसके कि महीने के एंड में आप रोएं कि पैसा गया कहाँ। नॉर्मली 4 टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हर महीने सेम, जैसे रेंट, EMI, फीस। वेरिएबल एक्सपेंसेस महीने के हिसाब से चेंज, जैसे फूड, पेट्रोल। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो कि ऑप्शनल खर्चे हैं, जैसे मूवीज, शॉपिंग। इनविजिबल एक्सपेंसेस लोग बड़े खर्चों की वजह से कंगाल नहीं होते, वो कंगाल होते हैं अननोटिस्ड स्मॉल लीक्स की वजह से। काजू की रोज की 100 रुपए की कॉफी, ऑनलाइन ऐप्स पर 150 रुपए के स्नैक्स, जरूरत ना होने पर अमेजन से मंगा ली गई सेल की टी-शर्ट। ये वो इनविजिबल लीक्स हैं जो काजू की बाल्टी खाली कर देते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए या अपने पैसों को एक क्लियर डायरेक्शन देने के लिए वी हैव 50-30-20 रूल। मोटा भाई अपना बजट इस सिंपल फ्रेमवर्क से प्लान करता है। अपनी इनहैंड सैलरी को 3 हिस्सों में बांटो। 50% नीड्स, इसमें आपका रेंट, राशन, बिजली का बिल, बेसिक्स आएंगे। ये वो है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। 30% वांट्स, नेटफ्लिक्स, बाहर का खाना, दोस्तों के साथ घूमना, नए कपड़े। जरूरी है ताकि आप घुटन महसूस ना करें। 20% सेविंग, यह आपका शील्ड और आपका फ्यूचर है। फिलहाल स्टार्टिंग में 20%, बट फ्यूचर में अपनी सैलरी बढ़ने के साथ ये परसेंटेज भी इंक्रीज करो। बजटिंग सिर्फ पैसे काटने के बारे में नहीं है, it is about controlling money, creating surplus, and allocating money intelligently. Cash flow is the movement of money, and budgeting is the system that controls that movement to create surplus and build wealth. काजू सोचता है मैं पहले अपना लाइफ जीऊंगा, सारे खर्चे करूंगा और मंथ एंड में जो बचेगा वो सेव कर लूंगा। रियलिटी, मंथ एंड में काजू के पास सिर्फ ठुल्लू बचता है। मोटा भाई का करेक्ट माइंडसेट, मैं पहले सेव करूंगा और जो बचेगा उसमें अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करूंगा। सेविंग शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस। काजू आस्क्स, हाउ मच डिड आई अर्न? मोटा भाई आस्क्स, Where did my money go? How much did I keep? आपको राज की बात बताऊं, मोटा भाई जैसा फाइनेंशियली लिटरेट मिलियनेयर फेरारी तब खरीदता है जब उसके पास 5 फेरारी खरीदने के पैसे हो। And they buy this Ferrari from their assets money. Means their assets pay for that Ferrari. They don't go work day and night just to buy it. क्या आप नया iPhone लेने से पहले ये सोचते हो? Your future depends on where your money flows. Saving का actual मतलब क्या है? Saving means delaying consumption today to create future security and opportunity. ये पैसों के बारे में कम और आपके बिहेवियर के बारे में ज्यादा है, क्योंकि कमाता हर कोई है पर बचा हर कोई नहीं पाता। सेविंग 3 चीजों के लिए जरूरी है, सर्वाइवल जब जॉब चली जाए, स्टेबिलिटी ताकि दिमाग शांत रहे, और अपॉर्चुनिटी अगर कल कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो। लेकिन सेविंग सेफ एंड लो रिटर्न के लिए होती है और इन्वेस्टिंग रिस्की एंड हाई रिटर्न होती है। दोनों अलग हैं। सेविंग आपके पैसों को प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टिंग उसे ग्रो करती है। सिर्फ सेव करते रहना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसे खा जाएगी, पर बिना सेव किए डायरेक्ट इन्वेस्ट करना उससे भी बड़ा खतरनाक स्टेप है। इसलिए आपको द सेविंग पिरामिड समझना होगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है जो मोटा भाई फॉलो करता है। अगर आपने एक भी स्टेप स्किप किया तो आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम गिर जाएगा। लेवल 1 है इनकम, जो कि बेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बिना इनकम के ना सेविंग है ना इन्वेस्टिंग। लेवल 2 है सेविंग, यहाँ आप एक्शन लेते हैं।
अपनी इनकम का एक हिस्सा जैसे 20% या ज़्यादा साइड में रखना, ये डिसिप्लिन का टेस्ट है। यहाँ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना, यानी सैलरी बढ़ी तो खर्चे बढ़ा दिए। लेवल 3 है इमरजेंसी फंड। ये सेफ्टी लेयर है। अब आपने जो पैसा सेव किया है उसे सबसे पहले इमरजेंसी फंड में डालो। ये अमाउंट आपके 3 से 6 महीने की नीड्स के बराबर होना चाहिए। अगर आपका खर्चा 20,000 रुपये महीना है तो कम से कम 60,000 रुपये से 1,20,000 रुपये एक अलग बैंक अकाउंट में लॉक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। मेडिकल इमरजेंसी, ले ऑफ, गाड़ी का एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। अगर काजू के पास ये फंड नहीं होता तो वो मजबूरन क्रेडिट कार्ड यूज करता है या अपने शेयर्स लॉस में बेच देता है। लेवल 4 है इन्वेस्टिंग। ये ग्रोथ लेयर है। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद मोटा भाई अपने एडिशनल बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में, ताकि वो महंगाई को बीट कर सके। लेवल 5 है वेल्थ। जब आपके इन्वेस्टमेंट्स इतने बड़े हो जाएं कि उनसे आने वाला कंपाउंड प्रॉफिट, डिविडेंड या रेंट आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर ले। नाउ मनी वर्क्स फॉर यू। गलत तरीका है, इनकम आई डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया, फिर इमरजेंसी आई एंड काजू ने सारा इन्वेस्टमेंट लॉस में बेच दिया। इससे सिर्फ आप बर्बाद हो गए। सही तरीका जो मोटा भाई यूज करता है, इनकम आई, सेव किया, इमरजेंसी फंड बनाया, इन्वेस्ट किया एंड मोटा भाई का पैसा सही तरीके से ग्रो हुआ। पहले बेस स्ट्रांग बनाओ, फिर बिल्डिंग खड़ी करो। Saving is a mental game. It is a habit of keeping money to protect your present, prepare for future uncertainty, and create future opportunities. हम सब सोचते हैं कि बैंक एक लॉकर है, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, एकदम सेफ है। गलत। बैंक एक सेफ लॉकर नहीं है। बैंक पैसों का एक मिडिलमैन यानी दलाल है। एक तरफ काजू जैसे लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, दूसरी तरफ मोटा भाई जैसे लोग हैं जिन्हें बिजनेस बड़ा करने या एसेट्स लेने के लिए पैसा चाहिए। बैंक सिर्फ इंटरेस्ट डिफरेंस से पैसा कमाता है। काजू ने 100 रुपये बैंक में डाले। बैंक ने उससे कहा, भैया मैं आपको साल का 4% इंटरेस्ट दूंगा। काजू खुश। फिर बैंक उसी 100 रुपये को मोटा भाई के बिजनेस लोन के रूप में दे देता है और उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। 4% काजू को देता है और जो बीच का 6% है वो बैंक का प्योर प्रॉफिट है। काजू का पैसा वहां आइडल बैठा नहीं है, वो बैंक के लिए काम कर रहा है। आपको लगता है बैंक आपके 100 रुपये लॉकर में रखता है? नहीं। कानून के मुताबिक बैंक को आपके 100 रुपये में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, लेट्स से 10 रुपये रिजर्व में रखना होता है। बाकी 90 रुपये वो लोन पर घुमा देते हैं। जिसको लोन मिलता है वो भी वापस किसी बैंक में डालता है, फिर उसका 90% लोन पर जाता है। इस तरह से बैंक देश में नया पैसा क्रिएट करते हैं। हियर मनी मल्टीप्लाइज। पर अगर सारे लोग एक ही दिन बैंक पहुंच जाएं और अपना सारा कैश मांग लें तो बैंक तुरंत कोलैप्स हो जाएगा, जिसे बैंक रन कहते हैं। क्योंकि उनके पास उतना फिजिकल कैश होता ही नहीं है, इसलिए देश में गवर्नमेंट डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती है ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इंटरेस्ट मतलब पैसा यूज करने का कॉस्ट। अगर आप कर्जा लेते हैं तो आप इंटरेस्ट भरते हैं, एंड अगर आप पैसे सेव करते हैं तो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इस पूरे पैसों के गेम को कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पैसा भी बिकता है और पैसों की जो कीमत होती है उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है मतलब पैसा महंगा है, अगर लो है मतलब पैसा सस्ता है। आरबीआई एक टूल यूज करती है जिसे कहते हैं रेपो रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बाकी कमर्शियल बैंक्स जैसे एचडीएफसी, एसबीआई एक्सेट्रा को लोन देती है। सिनारियो 1, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। अब बैंक्स को आरबीआई से महंगे इंटरेस्ट पर लोन मिल रहा है, लेट्स से 10%। तो बैंक्स आम जनता के लिए भी होम लोन, कार लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। लोन महंगा हो गया, ईएमआई बढ़ गई, लोग उधार कम लेंगे, मार्केट में डिमांड गिरेगी, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। ये इन्फ्लेशन को कम करने के लिए होता है। सिनारियो 2, आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया। बैंक को सस्ता पैसा मिला, लेट्स से 6%। बैंक ने आपके लिए लोन सस्ता कर दिया, लोग दबाकर खरीदारी करेंगे, इकोनॉमी फास्ट ग्रो करने लगेगी। इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कोविड के टाइम इकोनॉमी को बचाने के लिए आरबीआई ने 27 मार्च 2020 को रेपो रेट 5.15% से घटाकर 4.40% कर दिया और मई 2020 तक इसे 4% के हिस्टोरिक लो पर ले आए। इससे मार्केट में कैश का फ्लड आ गया, बैंक्स ने बिजनेस और होम लोन सस्ते कर दिए और लोगों ने सस्ते बोरोइंग का फायदा उठाकर स्टॉक मार्केट में दबा के पैसा लगाया। पर 2022 आते आते इस सस्ते पैसे, ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इन्फ्लेशन आसमान छूने लगी। इस ओवरहीटिंग को रोकने के लिए आरबीआई ने 4 मई 2022 को इमरजेंसी ब्रेक लगाया और रेपो रेट बढ़ाकर वापस 4.40% किया, जो लगातार हाइक्स के बाद फेब 2023 में 6.50% तक पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि पैसा महंगा हो गया। काजू की होम लोन ईएमआईज जो पहले 6.5% पर थी वो बढ़कर 9% के आसपास पहुंच गई। लोगों ने फालतू खर्चे कम किए, मार्केट में डिमांड गिरी और आखिरकार इन्फ्लेशन वापस लाइन पर आ गई। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली आपको कंट्रोल नहीं करता, वो सिस्टम को कंट्रोल करता है और सिस्टम आपको अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का एक्सेलरेटर और ब्रेक है, इसलिए याद रखिए बैंक सेफ्टी, ट्रांजैक्शंस और इमरजेंसी फंड रखने के लिए बेस्ट है। पर बैंक आपको अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि वहां मिलने वाला रिटर्न हमेशा असली इन्फ्लेशन से कम होता है।
उधार एक ऐसा टूल है जो या तो मोटा भाई की तरह आपको अमीर बना सकता है या काजू की तरह आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। डेट का सिंपल मतलब है आप अपने आने वाले कल की इनकम को आज ही खर्च कर रहे हैं, और इसके लिए आपको चेक किया जाता है आपके क्रेडिट स्कोर से। ये आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। अगर आप उधार लेकर टाइम पर वापस देते हैं तो आपका स्कोर हाई होता है और बैंक आपको सस्ते में बड़ा लोन देते हैं। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा डिफरेंस, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। गुड डेट जो मोटा भाई यूज करते हैं, ये वो उधार है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, ये आपकी इनकम बढ़ाता है। एग्जाम्पल, एजुकेशन लोन जो स्किल बढ़ाए, बिजनेस लोन, या एक ऐसी प्रॉपर्टी के लिए लोन जो रेंट जनरेट करे। बैड डेट जिसमें काजू फंसा है, ये वो उधार है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड पर लेटेस्ट फोन खरीदना, शौक के लिए महंगी गाड़ी का लोन जिसका ईएमआई काजू भर नहीं सकता। ईएमआई एक बहुत मीठा जहर है। काजू को 50,000 रुपए के फोन के पैसे एक साथ देना दुख देता है, पर महीने का 2,500 रुपए देना बहुत छोटा और इजी लगता है। रियलिटी में 2 साल बाद काजू उस फोन के 60,000 रुपए पे कर चुका होता है। ईएमआई रियल कॉस्ट को छुपा देती है। काजू एक डेट चुकाने के लिए दूसरा डेट लेता है और इसे डेट स्पाइरल यानी उधार का जाल कहते हैं। आज के टाइम पर काजू जैसे लोग और ज्यादा बैड डेट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक नया साइकोलॉजिकल ट्रैप आ गया है, कैशलेस सोसाइटी। पहले के वक्त में जब हमारे वॉलेट में 500 रुपए के नोट होते थे और हम 2,000 रुपए का खर्चा करते थे, तो फिजिकल नोट्स को हाथ से जाते हुए देखकर दर्द होता था। दिमाग खर्च करने से पहले 10 बार सोचता था। आज यूपीआई और एप्पल पे की वजह से पैसा हाथ में फील ही नहीं होता। एक क्यूआर कोड स्कैन किया, फोन का पासवर्ड डाला और 5,000 रुपए उड़ गए। क्योंकि पेन ऑफ पेइंग खत्म हो गया है, काजू को महसूस ही नहीं होता कि वो गरीब हो रहा है। इसलिए क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन शॉपिंग सबसे डेंजरस टूल्स हैं अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। क्रेडिट कार्ड रिमूव्स द पेन ऑफ पेइंग कंप्लीटली। इससे ज्यादा प्रॉफिट कंपनीज एंड गवर्नमेंट का ही होता है। कभी भी अपने लाइफस्टाइल या शौक के लिए उधार मत लो। डेट सिर्फ तब लो जब वो इनकम क्रिएट करे। टोटल कॉस्ट को समझो, सिर्फ ईएमआई को नहीं। एक पुअर या फाइनेंशियली इलिटरेट इंसान सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक रिच और लिटरेट इंसान सोचता है, मुझे एसेट कंट्रोल करना है, चाहे मेरा अपना पैसा कितना भी कम क्यों ना हो। इसे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज का मतलब है किसी छोटी चीज को यूज करके किसी बड़ी चीज को कंट्रोल करना। फाइनेंस में लेवरेज मतलब ओपीएम यानी बैंक के उधार का यूज करके अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करना बिना अपना पूरा पैसा लगाए। मान लीजिए मोटा भाई को एक 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेनी है। पुअर थिंकिंग, 50 लाख रुपए सेव करो और पूरा कैश देकर प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हें ओनरशिप मिल गई, पर सारा पैसा एक ही जगह ब्लॉक हो गया। रिच थिंकिंग, मोटा भाई ने सिर्फ 10 लाख रुपए यानी 20% डाउन पेमेंट दी। बैंक से 40 लाख रुपए मींस 80% का लोन लिया। अब मोटा भाई ने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाकर 50 लाख रुपए के एसेट को कंट्रोल कर लिया। अब वो बचे हुए 40 लाख रुपए से 4 और ऐसे ही एसेट्स कंट्रोल कर सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 2001 में एसआरके ने मन्नत खरीदा 13 करोड़ रुपए में। उन्होंने अपनी पॉकेट से दिए सिर्फ 2.6 करोड़ रुपए। बैंक से लोन लिया 10.4 करोड़ रुपीस। अब लोन की मंथली ईएमआई आएगी 20 साल तक। तो मान लीजिए इंटरेस्ट बन रहा है 8 लाख रुपए महीना। अगर एसआरके उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देता और रेंट आए 10 लाख रुपए पर मंथ, तो क्या होगा? रेंट ने ईएमआई को कवर कर लिया और 2 लाख रुपए का पॉजिटिव कैश फ्लो भी आया, यानी प्रॉफिट। प्रॉपर्टी खुद अपना लोन चुका रही है और 2022 तक लोन खत्म, और मन्नत की वैल्यू 13 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 200 करोड़ रुपए हो चुकी है। एसआरके ने सिर्फ 2.6 करोड़ लगाए थे और उनके पास आज 200 करोड़ रुपए का एसेट है। ऐसे रिटर्न्स के लिए एसआरके जैसा दिमाग और विजन भी चाहिए। जैसे एसआरके ने 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मेजॉरिटी स्टेक्स 300 करोड़ रुपए में लिए थे और आज केकेआर की वैल्यूएशन 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये लेवरेज का मैजिक है। लेवरेज तब काम करता है जब एसेट का रिटर्न लोन के इंटरेस्ट से बड़ा हो। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, यानी लेवरेज ट्रैप। अगर रेंट नहीं आया या प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से गिरकर 40 लाख रुपए हो गई, तो आपका अपना 10 लाख रुपए पूरी तरह डूब जाएगा। हर महीने ईएमआई जेब से भरनी पड़ेगी, लॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए मोटा भाई जैसे लोग ब्लाइंडली लोन नहीं लेते, वो 3 रूल्स फॉलो करते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो रेंट ईएमआई से ज्यादा होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर वैल्यू थोड़ी गिरे तब भी सर्वाइव कर ले। बैकअप मनी यानी इमरजेंसी फंड। काजू ने 10 लाख रुपए के स्टॉक्स लिए, वो बढ़कर 20 लाख रुपए के हो गए। काजू प्रॉफिट देखकर खुश होगा, स्टॉक्स बेच देगा और सरकार को हैवी कैपिटल गेन्स टैक्स भर देगा। एसेट भी हाथ से चला गया और टैक्स भी दिया। मोटा भाई जैसा असली अमीर इंसान अपना एसेट कभी नहीं बेचता, वो बस थोड़ा दिमाग लगाता है और लीगल सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज करके अपना टैक्स बचा लेता है। अगर आपको सच में वेल्थ बनानी है तो आपको ये सिस्टम समझना ही होगा। इसके बिना आप लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सीक्रेट मिस कर रहे हो। अल्ट्रा रिच लोग आखिर ये जादू करते कैसे हैं, ये सब हम देखेंगे इस चैनल की 4th वीडियो में। मान लीजिए काजू ने फाइनली थोड़ा डिसिप्लिन दिखाया, बजटिंग की, सेविंग की और 20 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया। एक दिन काजू बाइक से जा रहा है और एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल का बिल आता है 15 लाख रुपए। काजू के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। उसकी सारी सेविंग्स, सारे स्टॉक्स, सारी वेल्थ एक सिंगल दिन में जीरो हो जाती है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल डिजास्टर, और इसे रोकने के लिए बनी है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको अमीर नहीं बनाता, ये आपको गरीब होने से बचाता है। काजू की सबसे बड़ी बेवकूफी देखिए, वो 1 लाख का फोन खरीदेगा और उस पर 3,000 रुपए का स्क्रीन गार्ड और इंश्योरेंस जरूर लगाएगा, पर उसकी खुद की लाइफ और हेल्थ जो करोड़ों की है, उस पर 1,000 रुपए महीना इंश्योरेंस का देने में उसे मौत आती है। वही दूसरी तरफ
मोटा भाई समझता है कि इंश्योरेंस रिस्क पूलिंग के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। लाखों लोग थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देते हैं। कंपनी को पता है सबका एक्सीडेंट नहीं होगा, जिसका एक्सीडेंट होता है कंपनी उन लाखों लोगों के पूल में से उसे बड़ा अमाउंट दे देती है। आप अपना बड़ा रिस्क थोड़े से पैसे देकर कंपनी पर ट्रांसफर कर देते हैं। आपको जिंदगी में दो इंश्योरेंस स्ट्रिक्टली चाहिए। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि हॉस्पिटल का खर्चा आपकी जेब से ना जाए। दूसरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप पर आपके पेरेंट्स या बच्चे डिपेंडेंट हैं तो आपके ना रहने पर उन्हें एक बड़ा लमसम अमाउंट जैसे 1 या 2 करोड़ मिल जाए। ध्यान रहे, टर्म इंश्योरेंस लीजिए जो सस्ता और सिंपल होता है। लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत करना। जैसे पॉलिसीज जो कहती हैं 20 साल बाद पैसा वापस मिलेगा, उनमें रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता। रूल इज सिंपल, पहले प्रोटेक्शन यानी इंश्योरेंस, फिर ग्रोथ यानी इन्वेस्टमेंट। पैसों को बैंक में रखने से वो सेफ जरूर रहता है, पर अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। इन्वेस्टिंग का सिंपल मतलब है अपने पैसों को ऐसे एसेट्स में डालना जो आगे चलकर या तो और ग्रो होंगे या आपको रेगुलर इनकम यानी डिविडेंड देंगे। हमें इन्वेस्ट क्यों करना है? 3 रीजंस की वजह से। इन्फ्लेशन, आपका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग पावर खा रहा है। वेल्थ क्रिएशन, कोई भी इंसान सिर्फ अपनी सैलरी बचाकर बिलियनर नहीं बना। फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि एक दिन आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। रिस्क वर्सेस रिटर्न, फाइनेंस का एक सीधा प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे रिवॉर्ड मिलने के चांसेस उतने हाई होंगे। एफडी सेफ है बट वेरी लो रिटर्न। स्टॉक्स रिस्की हैं पर इसमें हाई रिटर्न्स हैं। अगर कोई टेलीग्राम पर काजू को कहे कि भाई 100% सेफ है और महीने का 20% रिटर्न देगा, तो वो एक पॉन्जी स्कीम और स्कैम है। हाई रिटर्न प्लस जीरो रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता। मोटा भाई ऐसी बेवकूफियों में नहीं पड़ता। डाइवर्सिफिकेशन, अपने पूरे पैसे किसी एक कंपनी या एक असेट में मत डालो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मोटा भाई अपना कुछ पैसा स्टॉक्स में, कुछ गोल्ड में, कुछ एफडी में और कुछ रियल एस्टेट में डालता है। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो गोल्ड उसे बचा लेगा। स्टॉक मार्केट पर डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, पर अभी के लिए बस इतना समझिए कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं आप बेसिकली उस कंपनी के बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा, एक ओनरशिप खरीद रहे होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन इन्वेस्टिंग में मार्केट नहीं होता, आपके इमोशंस होते हैं। डर काजू को पैनिक में सस्ते में बेचने पर मजबूर करता है और लालच काजू को हाइप में एक्सपेंसिव चीजें खरीदवाता है। दोस्तों, हम ये सब झमेला कर क्यों रहे हैं? क्या जिंदगी भर एक्सेल शीट में नंबर्स देखने हैं? क्या मरते दम तक पैसों के पीछे भागना है? नहीं, इस पूरे गेम का दी एंड गेम है रिटायरमेंट या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप 60 साल के बूढ़े हो गए हैं और अब आपसे उठा नहीं जा रहा। मोटा भाई जैसे फाइनेंशियली लिटरेट इंसान के लिए रिटायरमेंट का मतलब है वो पॉइंट जहां आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। काम बंद पर इनकम बंद नहीं। रिटायरमेंट का फॉर्मूला है पैसिव इनकम इज मोर देन और इक्वल टू एक्सपेंसेस। जिस दिन आपके एसेट से आने वाला पैसा आपके हर महीने के खर्चे से ज्यादा हो जाए, उस दिन आप मेंटली आजाद हैं। आप 35 की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं। काजू जैसे लोग रिटायरमेंट प्लानिंग में 2 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहला है आई सेव लेटर, वो लेट स्टार्ट करते हैं। काजू को लगता है 40 की उम्र में सोचेंगे, पर कॉम्पाउंडिंग का मैजिक टाइम मांगता है। मोटा भाई जानता है कि 25 साल की उम्र में 3,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना 40 की उम्र में 30,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने से ज्यादा आसान और पावरफुल है। दूसरी गलती, बच्चे संभाल लेंगे। ये सबसे खतरनाक इल्यूजन है। आजकल की फास्ट लाइफ और इकोनॉमी में आपके बच्चों के पास अपने ही इतने फाइनेंशियल प्रेशर्स होंगे, आप उन पर बोझ नहीं बनना चाहेंगे। इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, काजू सोचता है 50,000 रुपए महीना बहुत है, पर इन्फ्लेशन के हिसाब से 20 साल बाद वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसे शायद 2 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। आपको आज लगता है 1 करोड़ बहुत है, फ्यूचर में 1 करोड़ की वैल्यू आज के 30 लाख बराबर होगी। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, सेव रेगुलरली, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म, बिल्ड मल्टीपल इनकम सोर्सेस, कंट्रोल एक्सपेंसेस। रियल गोल बैंक अकाउंट में जीरोस बढ़ाना नहीं है, रियल गोल है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रीडम फ्रॉम बैड बॉसेस, फ्रीडम टू मेक योर ओन चॉइसेस। ये पूरा गेम माइंडसेट का है, और जब आप इस वीडियो की हर चीज को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आएगा ये पूरा गेम माइंडसेट का है। अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हो तो मेरे हैंड रिटन नोट जरूर पढ़ो। इतने सिंपल है कि फाइनेंस के बेसिक्स के लिए आपको कोई और बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने क्या देखा? आपने समझा कि पैसा सिर्फ एक स्टोर्ड एनर्जी है, एक टूल है। आपने देखा कि जमीन आसमान का फर्क होता है इनकम में और वेल्थ में। आपने काजू और मोटा भाई के थ्रू देखा कि बजटिंग एक रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि एक डायरेक्शन है। आपने सेविंग पिरामिड के 5 लेवल्स को समझा और ये देखा कि इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग का बेस है। हमने सेंट्रल बैंक्स और उनके रेपो रेट के मैजिक को समझा जो पैसों को सस्ता या महंगा बनाता है। हमने देखा कि यूपीआई कैसे काजू जैसे लोगों को बिना दर्द के खर्च करवाता है और कैसे मोटा भाई जैसे अमीर लोग लेवरेज और डेट का यूज करके खुद को और अमीर बनाते हैं बिना अपना पैसा लगाए। और एंड में हमने इन्वेस्टिंग और रिटायरमेंट का अल्टीमेट गोल सेट किया, फ्रीडम। फाइनेंशियली इलिटरेट काजू जैसे लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉब्लम कम पैसा है, पर रियलिटी में उनकी प्रॉब्लम उनका फाइनेंशियल इग्नोरेंस है। बजटिंग इज द मैप, सेविंग इज द व्हीकल, इन्वेस्टिंग इज द फ्यूल एंड फ्रीडम इज द डेस्टिनेशन। ये एंटायर सिस्टम आम आदमी को गरीब रखने के लिए डिजाइन है। तो अपने पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज और अभी लीजिए।
अगर आपको लगता है कि हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल इलिटरेसी को दूर करने में ये वीडियो एक छोटा सा स्टेप है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आज़ादी की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंस और नेचर का रूल बिल्कुल सेम है, अडैप्ट और डाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।